आप और क्या खरीदने की योजना बना रहे हैं? मशीनें, सामग्री? अगर आपने देखा हो, अभी जब हमने फुटेज दिखाए तो वहाँ एक स्टैंपिंग मशीन काम कर रही थी। जब वह स्टैम्प पैकेट्स पर प्रहार करता है जो एंगल ग्राइंडर के लिए इकट्ठा किए गए हैं, तो हर 16 सेकंड में एक पैकेट बाहर आता है। हाँ, एक ऑपरेटर उसे कंटेनर में रख सकता है, लेकिन यह सही नहीं है क्योंकि ऑपरेटर को अन्य काम भी करने चाहिए। ये अप्रभावी उपयोग है, इसलिए कंटेनर में कन्वेयर फीडिंग, एक फैलाने वाली मशीन की ज़रूरत है, और ये सब पैसे का मामला है। लेकिन इसके बिना भी काम चल सकता है, बस लागत थोड़ी ज़्यादा होगी। अगर संसाधन हो तो इसे भी लगाया जा सकता है, लेकिन अभी हम सेगमेंट्स को तोड़ रहे हैं, वहाँ स्थिति और भी जटिल है। दो लोग खड़े रहते हैं क्योंकि सेगमेंट्स लगातार आते रहते हैं। एक व्यक्ति अपने हाथों में कई लगभग 100-150 सेगमेंट्स लेता है, उन्हें एक गट्ठर में बनाता है, और उसी समय दूसरा व्यक्ति इन सेगमेंट्स को अपने हाथों में लेता है। अगर पैसे हों तो इसे अलग तरीके से भी किया जा सकता है। पहले एक क्रॉस कन्वेयर लगाया जा सकता है, फिर एक लंबवत कन्वेयर को लॉडर के साथ जोड़ा जा सकता है। कृपया बताइए, परियोजना की शुरुआत में आप एंगल ग्राइंडर के साथ साथ छोर काटने वाली आरी भी बनाना चाहते थे, लेकिन फिर यह सब कुछ शांत सा हो गया। ये शांत नहीं हुआ है, बल्कि वे अभी भी प्रयोगशाला में हैं। बस समझिए, ये सब कैसे हुआ। ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने इंटरस्कोल के साथ काम करना शुरू किया था, लेकिन बाद में इंटरस्कोल ने अपनी दिशा बदल ली और BLDC पर दांव लगाया, जिसका नतीजा सबको पता है। अब इंटरस्कोल ब्रांड चीनियों के पास है, लेकिन जो निवेश किया गया धन, समय, मेहनत और मानव संसाधन हैं, उन्हें यूं ही नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, है ना? बस ऐसे ही नहीं। इसलिए ये काम जारी है, इसलिए हम इसे करने का इरादा रखते हैं, और हम एम्बेडेड मोटर्स पर काम कर रहे हैं, जिन्हें मशीन टूल्स, कट ऑफ सॉ, एंगल ग्राइंडर जैसी बड़ी रेंज की मशीनों में इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि एंगल ग्राइंडर सबसे जटिल समाधान है। ये ऐसा समाधान है जिसमें ड्राइव को लागू करना बहुत मुश्किल होता है। मशीनों में ये आसान है, तो कुछ ऐसा ही है। हमारे एंगल ग्राइंडर की दक्षता पारंपरिक कलेक्टर मोटर की तुलना में कितनी अधिक है? कलेक्टर मोटर की दक्षता तो वैसे भी कम होती है। दरअसल कलेक्टर मोटरों की दक्षता कम होती है, लेकिन चूंकि उनकी विशिष्ट शक्ति और RPM गति अधिक होती है, इसलिए वे व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाती हैं। दरअसल कलेक्टर मोटरों ने ही आधुनिक उपकरणों को संभव बनाया। वे आधुनिक इलेक्ट्रिक टूल्स की नींव बने। बाद में इसमें शक्तिशाली BLDC मोटरें भी जुड़ गईं। पहले तकनीकी सीमाओं, खासकर चुंबकीय फ्लक्स के कारण उच्च प्रदर्शन वाली एसिंक्रोनस मोटरें बनाना संभव नहीं था। हमारी अभिनव वाइंडिंग्स ने इस महत्वपूर्ण समस्या को सफलतापूर्वक हल कर दिया। लेकिन अब एसिंक्रोनस ड्राइव्स, जो कि हाई फ्रीक्वेंसी वाले होते हैं, उन्हें बनाना संभव है। यह एक महत्वपूर्ण विकास है। यह वास्तव में एक क्रमिक और निरंतर प्रगति है। इसलिए एसिंक्रोनस मोटरें, जब वे बहुत उच्च गति पर चलती हैं, रोटर की बाहरी सतह की बड़ी रैखिक गति के साथ, तो वे कलेक्टर और BLDC मोटर की तुलना में कहीं अधिक उच्च मोटर दक्षता रखती हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सलाह देता हूं कि सभी सर्किट बोर्डों और माइक्रोचिप्स को अपारदर्शी एपॉक्सी से ढक दें ताकि उन्हें कॉपी करना मुश्किल हो जाए। इसे एक्सरे के नीचे रखो तो इसे आसानी से कॉपी किया जा सकता है। समझिए, बात यह है कि जो कोटिंग वार्निश है, असल में सिलिकॉन और पॉलीयूरीथेन की खास कोटिंग्स होती हैं। इन्हें सर्किट बोर्डों पर लगाना ज़रूरी है ताकि उन्हें आक्रामक वातावरण के प्रभाव से बचाया जा सके, क्योंकि एंगल ग्राइंडर कठिन परिस्थितियों में काम करता है। नमी, घर्षण, फेरोमैग्नेटिक पदार्थ और ये सारी परेशानियां, जिनमें घरेलू, निर्माण स्थल और फैक्ट्री में मिलने वाले मलमूत्र भी शामिल हैं। इसीलिए मोटर की वाइंडिंग्स को भी खास और भरोसेमंद तरीके से सुरक्षित किया जाता है। हम अलग अलग सुरक्षा श्रेणियां बना सकते हैं, क्योंकि आजकल जो वार्निश हम इस्तेमाल करते हैं वे पॉलीमराइज हो जाते हैं और घर्षण तथा तापमान के प्रभाव के प्रति बहुत अधिक यांत्रिक मजबूती रखते हैं। और जो वैक्यूम इम्प्रेगनेशन के लिए इंस्टॉलेशन है, जिसे अभी हाल ही में चालू किया गया है, आज उसका परीक्षण हो रहा है, वह कूलिंग सिस्टम है। क्योंकि इम्प्रेगनेशन के लिए जो वार्निश है, उसकी तापमान 25 से 30 डिग्री के दायरे में होनी चाहिए ताकि सामान्य प्रवाह पारगम्यता सुनिश्चित की जा सके और सिलिकॉन और ऑर्गेनिक वार्निश के सभी फायदों का अधिकतम उपयोग किया जा सके। ये इंस्टॉलेशन ये सब करने की सुविधा देता है
और एक बार में हम इसमें 800 किलोग्राम तक का उत्पाद लोड कर सकते हैं, उसे इम्प्रेगनेट कर सकते हैं और हम ये कई चरणों में कर सकते हैं। वैक्यूमिंग प्रेशर, ताकि वहाँ से 100% हवा को पूरी तरह से हटाया जा सके। और ठीक इसी इंस्टॉलेशन के पास सुखाने और पॉलीमराइजेशन के लिए अलमारियाँ हैं, इसलिए ऐसे कोटिंग्स बेहद ज़रूरी हैं, न कि केवल कॉपी करने से बचाव के लिए। धन्यवाद। दिमित्री अलेक्जेंद्रोविच, नमस्कार। नमस्कार। सवाल ये है, मैं जानना चाहूँगा आपकी राय में, मुझे याद है कि आप हमेशा तथ्य सामने आने के बाद ही बयान देते हैं, लेकिन फिर भी मैं प्रत्यक्ष रूप से जानना चाहूँगा, भले ही यह बहुत सतर्क राय हो, लेकिन आखिरकार पहले डिविडेंड्स कब मिलेंगे? मुझे लगता है कि यह 2027 साल होगा, और किस तिमाही में? धन्यवाद। मैंने कहा था तिमाही नहीं, क्योंकि देखिए मैंने पहले भी बताया है, 1 साल काम करना पड़ता है। पहले कंपनी को पब्लिक लिमिटेड कंपनी में पुनर्गठित करना होता है, फिर काम करना होता है। उसके बाद ही बीते साल के नतीजों का मूल्यांकन अगले साल 1 अप्रैल के बाद किया जाता है, जब टैक्स अधिकारियों को रिपोर्ट सौंप दी जाती है। इसके बाद शेयरधारकों की बैठक बुलाई जाती है, जिसमें भुगतान के वितरण का निर्णय लिया जाता है, और तब ऐसा होता है कि हमने 1 साल काम किया और लगभग 1 साल बाद ही उस साल के नतीजों के आधार पर भुगतान होता है। अफसोस, कानून ऐसा ही है। धन्यवाद। क्या हमारी उत्पाद का उत्पादन और बिक्री शुरू करने के लिए केवल कमीशनिंग की अनुमति न होना ही बाधा है? सिर्फ यही नहीं, कुछ उपकरण अभी तक नहीं आए हैं। हाँ, अभी जो उत्पाद के नमूने तैयार होंगे, हम उनकी शिपिंग शुरू कर देंगे, लेकिन अभी उतनी मात्रा में नहीं, क्योंकि कुछ प्रक्रियाएं हम अभी भी यूँ कहें तो आदिम तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि संबंधित उपकरण अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन गति लगातार बढ़ती जाएगी। धन्यवाद। क्या यह समझ है कि BTR कब चालू होगा? आप जानते हैं, अभी एनकोडर आ गए हैं, लेकिन वे बियरिंग्स के आधार पर हैं, और फिलहाल उन्हें संभालने के लिए हमारे पास फुर्सत नहीं है। जैसे ही समय मिलेगा, हम उसे उसी स्तर तक ले जाएंगे जैसा कि शुरुआत में सोचा गया था।